अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा आने में 5 दिन बाकी रह गए हैं। ऑपोजिशन के अरकान का असेंबलियां छोड़ने में 5 दिन रह गए। लॉन्ग मार्च के ऐलान में 5 दिन बाकी हैं, यानी कह लीजिए कि पिछले 5 महीनों का लुब्बे लुबाब 5 दिन बाद नजर आने वाला है। लेकिन 5 दिन बाद ये सब कुछ होगा कैसे? बिलावल बहन की शादी में मसरूफ है, सियासी सरगर्मियां रोक दी हैं। मौलाना साहब पार्टी के अंदरूनी मसाइल नहीं निपटा पा रहे हैं। मरियम बीबी मुबहिम बयानात में इशारे दे रही हैं। हुकूमत मुतमईन है, पीडीएम पूरा एतमाद है और अवाम मुस्तरब है कि आखिर होने क्या वाला है। अवाम सवाल करते हैं, मसाइल तो वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत आसमानों पर। लेकिन पीडीएम का सबसे बड़ा मसला मौजूदा हुकूमत और हल वजीर आजम का इस्तीफा है। अब हम सवाल पूछते हैं कि करेंगे क्या? ऑपोजिशन जमातें कहती हैं इत्तेहाद बनाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। हम पूछते हैं इत्तेहाद तो हो गया, जवाब आता है अब इस्तीफे भी आ जाएंगे। हमने पूछा इस्तीफे कहाँ हैं? कहते हैं नहीं आ रहे तो हम खुद मुस्ताफी हो जाएंगे। हमने पूछा आपके इस्तीफे कहाँ हैं? कहते हैं पहले लॉन्ग मार्च तो करने दो। फिर लॉन्ग मार्च का पूछा तो कहते हैं अच्छा वक्त तो आने दो। वक्त करीब आया तो अब कह रहे हैं अदम एतमाद ही ले आते हैं। अब पीपीपी के मशवरे पर नून लीग अदम एतमाद जाहिर कर रही है और इन दोनों के कंधों पर सवार मौलाना की नैया कहीं डूबती हुई दिखाई दे रही है। पीडीएम के सरबराहान से लेकर मेंबरान तक कोई जानता ही नहीं कि हुकूमत गिरेगी कैसे। बस एक गिरदान है कि हुकूमत गिर जाएगी। जो पीडीएम तहरीक की मंशा, मिशन और मकसूद समझ से बालातर होता जा रहा है और अब फेस सेविंग के लिए क्या होगा नहीं मालूम। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। प्रोग्राम का पहला टॉपिक होगा लाहौर में तालिबा की लाश अस्पताल में छोड़कर जाने वाला नौजवान गिरफ्तार, बयान भी दे दिया। लड़की की मौत कैसे हुई बात करेंगे तफसील से। होकर पैलेस की दीवारें क्या गिरी, सियासी तूफान ही खड़ा हो गया। मामला कहां जाकर रुकेगा, डिस्कशन होगी। और तीसरे सेगमेंट में बात होगी समन मनुशियात फरोशी का धंधा बेनकाब किया, मगर लाहौर के मुस्लिम टाउन मोड़ पर आज भी खुलेआम मनुशियात बिक रही है। हुकूमत कब जागेगी, सवाल उठाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। तशवीशनाक सूरत हाल है। लाहौर का निजी टीचिंग अस्पताल है, यहाँ तालिबा की लाश छोड़कर भागने वाला नौजवान, इसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और इस मुल्जिम के मुताबिक लड़की एक ही क्लास में पढ़ती थी इसके साथ। लड़की की इस काते हमल के दौरान तबीयत खराब हुई थी और वो उसे दूसरे अस्पताल मुंतकिल करना चाह रहा था कि इसी दौरान ये लड़की दम तोड़ गई और वो उसे अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गया। लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता है कि मुल्जिम उसामा सच बोल रहा है। क्यों पोस्टमार्टम आना, इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस वाक़े में मुलव्विस दूसरा मुल्जिम वो अभी तक गिरफ्तार हो नहीं सका है। पुलिस ऐसा बता रही है कि लड़की की उम्र 23 साल है और वो गुजरात की रिहायशी है जो वालिदैन को यूनिवर्सिटी की फीस भरने का बताकर लाहौर आई थी। इस वक्त जहांगीर खान मेरे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान से इस मामले के बारे में जानते हैं, पुलिस को क्या कुछ पता चल सका है, अभी तक दूसरा मुल्जिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है अभी तक, बताइएगा जहांगीर, क्या पता चल सका। और उसामा जो ये मुल्जिम है जो पुलिस की गिरफ्त में है, इसने कुछ ऐसा बताया है कि इससे ये केस जरा आसान हो रहा हो, समझ आ रहा हो कि है क्या? पुलिस का तो ये दावा है कि ये केस जो है वो कंप्लीट होने के करीब है। एक मुल्जिम जो कि इस लड़की को गुज़िश्ता रोज एक निजी यूनिवर्सिटी के टीचिंग अस्पताल में छोड़कर गया था, उसको क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। उसामा नामी ये नौजवान इसी लड़की का क्लास फेलो बताया जाता है, जिसने अपना स्टेटमेंट भी पुलिस को रिकॉर्ड करवा दिया और इस स्टेटमेंट में इसने ये इंकशाफ किया है कि ये लड़की प्रेग्नेंट थी और इसका इसकाते हमल किसी घर में प्राइवेट डॉक्टर के जरिए करवाने की कोशिश की गई। इस दौरान लड़की की तबीयत बिगड़ी तो उसको अस्पताल मुंतकिल करने लगा और लड़की रास्ते में दम तोड़ गई। अस्पताल पहुंचकर इस लड़की को अस्पताल में छोड़ा और वहां से फरार हो गया। ये मुल्जिम का अभी स्टेटमेंट है और पुलिस कस्टडी में दिए गए स्टेटमेंट की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट में वो एडमिसेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। इसके साथ जो दूसरा नौजवान था जो कि कार में मौजूद था, उसको ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा किरदार भी इस सारे वाकये में पुलिस का ये दावा है कि मुलव्विस है, उसको भी गिरफ्तार किया हो सकता है। कड़ियां जोड़ी जाएंगी। अच्छा, जिसके बाद जहांगीर मुझे ये भी बताइए जरा, जब ये डेड बॉडी पुलिस को मिली है, लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी तो पता चला होगा ना इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह इस लड़की की क्या बताई गई है?
जी, गुज़िश्ता रोज ये बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आज इस लड़की की शनाख्त हुई। इसके वालिद जो हैं वो गुजरात से अपनी बेटी की लाश रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। ये जीसी यूनिवर्सिटी की तालबा बताई जाती है, जो कि घर में ये कहकर लाहौर आई थी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने के लिए जा रही है और 1,20,000 रुपया कैश इस लड़की के पास मौजूद था, मोबाइल फोन था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान बज़ाहिर नहीं पाया गया। हतमी जो वजूहात हैं वो फोरेंसिक रिपोर्ट और हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सामने आएगी कि इसकी मौत की वजूहात क्या है। जहांगीर, इसके घर वालों ने बात की है, बाप ने बताया है वो मजदूर है और साथ साथ घर से यूनिवर्सिटी की फीस का, डिग्री के लिए फीस के लिए बच्ची पैसे लेकर निकली थी। तो ये जो उसामा का नाम आ रहा है, इसके साथ एक और क्लास फेलो, दूसरा मुलजिम, वो भी फरार है। पुलिस की जानिब से दावा तीसरे मुलजिम के लिए भी किया जा रहा है। इनका कोई कनेक्शन या इनके बारे में या खास तौर पे उसामा के बारे में वालिदैन को, फैमिली को कुछ पता है, कुछ बताया है उन्होंने? जी, फैमिली का कहना है कि इस लड़की का किसी के साथ कोई ऐसा मिलना जुलना नहीं था। ये लड़की घर में 2 साल की डिग्री मुकम्मल करने के बाद घर में रहती थी और अब कोविड के बाद ये लड़की जब तालीमी इदारे खुले हैं तो इसने अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेनी थी। उस ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए इसको यूनिवर्सिटी के ड्यूज क्लियर करना जरूरी था और इसलिए इसके वालिद का कहना है कि बड़ी मुश्किल से 1,20,000 रुपए कैश का इंतजाम करके अपनी बेटी को दिया था। और उसके बाद ये सैटरडे को, हफ्ते के रोज ये लाहौर आई और उसके बाद इसके साथ अपने वालिदैन के साथ इसका कोई राब्ता नहीं। जहांगीर, तकलीफ दे कहानी है। एक बच्ची 23 साल की लड़की, उसकी लाश मिली है। आखिर तक इसका क्या रिजल्ट आता है सामने, इस सब को हमने जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप मौजूद थे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ी। नाज़रीन, दीवारें गिरी हैं और एक सियासी तूफान उड़ गया है, इसी पर ही बात करते हैं। एक माफिया को हम पकड़ेंगे। जो माफिया करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा था, उनके लिए अब मुश्किल साल आने वाला। करप्ट माफिया को शिकस्त देनी है। इतनी ज्यादा जमीन है सरकारी डिपार्टमेंट्स में, 500 अरब रुपए की अब तक हमने छुड़वा चुके हैं, जो कब्जा किया हुआ था लोगों ने। अब कब्जा ग्रुप्स के पीछे जा रहे हैं। पंजाब में खास तौर पे उस्मान बुजदार ने पूरी एक इनकी टीम सारे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्जा ग्रुप की आवाजें सुनेंगे, अभी चीखों की आवाजें सुनेंगे। हर जगह कब्जा ग्रुप है और ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारों के उनकी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं। इन सब के पीछे हम जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है इनके ऊपर, शुरू हो गया है। वजीर आजम इमरान खान ने अपना वादा वफा कर दिया है। लाहौर में बड़े बड़े कब्जे छुड़वाने का आगाज हो गया है, लेकिन लाहौर के खोकर बरादरान पर हाथ डाला तो फिर एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अफजल और सैफुल मुल्क खोकर, आखिर ये खोकर बरादरान है कौन नाज़रीन? तो सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं। ये वो जिन्हें नून लीग का चेहरा करार दिया जाता है। गुज़िश्ता 20 साल से शरीफ फैमिली वफादार, साथ और पार्टी के फाइनेंसर्स हैं। नवाज शरीफ जिस जमानत पर लंदन गए हैं, उसके 7 करोड़ के जमानती मचलके खोकर बरादरान ने जमा करवाए हैं। नवाज शरीफ मरहुमा कुलसूम नवाज के इलाज के सिलसिले में लंदन में थे, तो NA 120 में कुलसूम नवाज की इलेक्शन कैंपेन और इसका खर्चा खोकर बरादरान ने उठाया। मरियम नवाज की हर सियासी गैदरिंग की सिक्योरिटी खोकर बरादरान के सुपुर्द। खोकर पैलेस नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज है। गुज़िश्ता दिनों नून लीग का सोशल मीडिया कन्वेंशन वो भी इसी खोकर पैलेस में ही हुआ था। अब ये तो हो गया इनका सियासी तारुफ, लेकिन खोकर बरादरान की वजह शोहरत एक और भी है नाज़रीन। मुखालिफिन इन्हें कब्जा ग्रुप करार देते हैं। 3 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद नोटिस लिया, तहकीकात शुरू हुई, इनके खिलाफ खुली कचहरियां लगाने का हुक्म दिया गया, दोनों भाइयों के नाम ECL में डाले गए, गिरफ्तारियां हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए थे। वो रिमार्क्स में मैं आपको बताती हूँ। कहा कि लाहौर में कब्जा कल्चर इन्हीं लोगों ने मुतारिफ करवाया है। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो सिफारिशियों के फोन आना शुरू हो गए। ये इतने ताकतवर लोग हैं कि जो इनके खिलाफ बात करे उसे मरवा देते हैं। ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। इनके खिलाफ बेवाओं और यतीमों ने शिकायतें की हैं। फिर महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट में भी इन्हें कसूरवार करार दिया। कहा कि 402 केनाल एराजी गैर कानूनी तौर पर इनके नाम मुंतकिल की गई है। अब नाज़रीन, बात 402 केनाल की थी, लेकिन बहरहाल अब 38 केनाल जमीन वागजार हो गई है या छुड़वा ली गई है, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ रुपए। अब यहाँ खोकर बरादरान का 3 मंजिला प्लाजा है, 2 रिहाइश गाहें जिसे मिसमार किया गया है। हुकूमत इसे कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, जबकि नून लीग इसे इंतकामी कार्रवाई कह रही है।
पंजाब हुकूमत वो ऐसे कह रही है कि नून लीग के मजीद 50 सरकर्दा रहनुमा हैं जो जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस हैं। अब ये जो लिस्ट है पंजाब हुकूमत की, इस लिस्ट पे कौन कौन शामिल है? क्या कोई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस लिस्ट में शामिल है? फिर ये जो ऑपरेशन हुआ है, क्या ये वाकई मेरिट पर ऑपरेशन हुआ है? खोकर बरादरान की जमीनों पर बुलडोजर चलाना ही हतमी कार्रवाई थी या फिर इससे आगे जाकर इन्हें सजाएं भी दिलवाई जाएंगी? बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस आंसर। मैं शुक्रगुजार हूँ। मुशीर हैं आप वजीर आला की। सबसे पहले तो ये बताइएगा, महकमा एंटी करप्शन की सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 402 केनाल इराजी गैर कानूनी तौर पर खोकर बरादरान के नाम मुंतकिल की गई, लेकिन हुकूमत ने कार्रवाई सिर्फ 38 केनाल पर की है। तो क्या बाकी तमाम जमीन लीगल है? एंटी करप्शन की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी मोहतरमा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम अवामी इशू पे आज के इस प्रोग्राम का सेगमेंट रखा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिपोर्ट जमा कराई गई तो आपको भी पता है कि उसके साथ जुड़ी वो तलह हकीकतें भी थीं जिनको आपने बयान किया कि कौन ऐसे अफराद थे जो हुकूमतों में होते हुए वो कौन से ख़ानदान थे जो बेनिफिशरी रहे और उन्होंने ये माफिया पाला और इस माफिया को तकवीयत देते रहे और नस्ल दर नस्ल उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करते रहे और हुकूमतों में रह के अवामी मसाइल को दरगुजर करते हुए जो पब्लिक इंटरेस्ट और ख़जाने थे वो उन्होंने इन लोगों को स्पेस दी कि वो इनक्रोच करें और वो अपने ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए सरकारी ज़मीनों को इस्तेमाल करें। अब आपने जो सवाल किया कि सिर्फ 38 कनाल क्यों, देखिए सबसे पहली आपने स्टेप लेना है कि जो कानून आपका यहाँ अदालतों के अंदर रिलीफ लेके ये मसलसल उस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को फेस सेविंग और रिलीफ के लिए उन अदारों को इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी तरह वो पहला स्टेप है, ये एक पहला कदम है। जितनी भी इनकी गैर कानूनी अराजी आइडेंटिफाई हो के हमारे नोटिस में है और उसको वागजार कराने के लिए कानूनी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हुकूमत कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहती जिससे अदालतों से इनको शेल्टर और सपोर्ट मिले। फिरदौस साहिबा, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कितनी जमीन है? ये एंटी करप्शन वाली रिपोर्ट के मुताबिक 400 केनाल कितनी जमीन है? ये 38 केनाल जो है, 38 केनाल जो है ये पहले मरहले में वागजार हुई है। फिर इसको इसके साथ जुड़ी और भी जो है वो हमारा जो रिकॉर्ड है हमारे पास उसके अंदर वो तमाम बाकी जमीनों के भी हमारे पास कागजात भी हैं और इनने जहाँ सरकारी सरपरस्ती में कब्जे किए उनकी फहरिस्तें भी मौजूद हैं। लेकिन देखना ये है कि वो स्टेप बाय स्टेप हम सिर्फ ये नहीं, खोखर बरादरान नहीं, लाहौर हो, पंजाब हो, जिस कोने में सरकारी ज़मीन पे गैर सरकारी अफराद जो सबसे अहम सियासी शख्सियात और बदकिस्मती से जब आप इसकी प्रोबिंग करते हैं और एनालिसिस करते हैं तो हर सफ़ा जो है उसके अंदर PMLN के किसी MPA, किसी MNA और किसी अहम ओहदेदार का नाम ही आता है क्योंकि ये जो पंजाब में इक़्तिदार में रहे इन्होंने उन 10 सालों में और उसके बाद जब से ये पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों के मजे लूटते रहे हैं, वो शाही खानदान जो था वो अपने दरबारियों और हवारियों को सरकारी जमीनें निछावर किया करता था। अच्छा फिरदौस साहिबा, मैं मजीद आपसे नजराने के तौर पर दी जाने वाली सरकारी अराजी है उसको आइडेंटिफाई किया गया और आज ये एक लिस्ट जो है मैंने मीडिया से शेयर भी की है और आपको भी हम ये दे देंगे कि जिन नामवर लोगों की आप बात कर रही हैं इसमें ऐसे ऐसे नाम हैं कि आपको खुद जान के हैरानगी होगी कि जो आजकल कुछ बड़े नाम बता दीजिए फिरदौस साहब। दर्द बने हुए हैं जी। ये मेरे सामने जो लिस्ट है इसमें खोखर बरादरान से शुरू होके मुबशर मुबीन अफजल जो मियाँ नसीर हैं इनके MPA PMLN उनकी फैमिली, मोहम्मद तारक फ्रंटमैन वहीद गुल MPA PMLN ये इनका नसरुल्ला
बूटा, फ्रंट ऑफ मैन, राना मुबशर, ये सारे MNA MPs का है। अच्छा फिरदौस साहिबा, इसमें पीटीआई के कुछ MNAs MPs वगैरह हैं, पीटीआई के लोग हैं इस लिस्ट में? देखिए, बात आपको ज़हन में ये रखनी चाहिए कि पीटीआई आई है पहली दफा हुकूमत में। पीटीआई का कभी भी इक़्तिदार के अंदर उस तरह से रोल नहीं रहा था जहाँ जमीनों के नजराने बांटे जा रहे थे या निछावर किए जा रहे थे। जहाँ पीटीआई का कोई रुकन या कोई ओहदेदार या उसका कोई MP MNA अगर किसी जगह सरकारी जमीन की इंक्रोचमेंट में मुलव्वस है तो उसका बता दें, हम कार्रवाई करेंगे। दीगर जमातों से भी तो आए हैं ना, यानी कोई नहीं है इस लिस्ट में पीटीआई से। खान साहब ने जिस चीज को भी लिया अपनी जमात में, पहले उन्होंने क्लियरेंस ली है कि ये लोग जो हैं ये कहीं नैब को मतलूब तो नहीं है, एंटी करप्शन को तो मतलूब नहीं है, और कहीं पे इन्होंने कोई ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस तो नहीं रही है। तो जहाँ जहाँ उन्हें क्लियरेंस मिली वो लोग PMLN या दीगर जमातों के PTI में आए, अदरवाइज बाकियों के लिए दरवाजे बंद रहे। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में खुरम दस्तगीर के वालिद साहब से लेके मियाँ जवेद लतीफ़ साहब और इनके जितने MP MNAs हैं, ये लिस्ट आप आई विश के दिखाती और बताती कि ये किस तरह पेट्रोल पंप बनाते रहे, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाते रहे, वहाँ कंट्रोल शेड बनाते रहे, वहाँ पे वो अपने डेरे बनाते रहे, और किस तरह उस सरकारी जमीन को कमर्शियल मार्केटें बना के अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे, और PMLN की क़यादत इनकी सरपरस्ती करती रही और उनको इनामात की मद में ये जमीनें अता होती रही। जैसे शाही खानदान में किसी को इनाम देना हो तो आप उस पे कुछ हीरे जवाहरात निछावर किया करते थे। ये वो जिले सुबहानी के दौर में सरकारी जमीनें निछावर हुई हैं। अच्छा फिरदौस साहिबा, पीटीआई वाले लोग तो क्लियर हैं, मुस्लिम लीग नून के 50 बड़े नाम हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं इस लिस्ट में। देखिए, ये पहला मरहला है जो पिछले 35 साल के गठजोड़ को बेनकाब किया गया है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस पे इन माफियाज के मकरू और स्याह चेहरे जो हैं वो उनसे हम नकाब हटाते रहेंगे। अच्छा फिरदौस साहिबा, अंदर पीपल्स पार्टी का नाम आए या PTI का है, कोई भी आपसे आपकी नजरों से ओझल नहीं होगा। सबके की शक्लें और उनकी तकरीबें रूनुमाई हम मीडिया में करवाएंगे। सही। अच्छा फिरदौस साहिबा, 2.5-3 साल हो गए हैं आपकी हुकूमत को, 3 साल से ये केस चल रहा है। अब ये 2.5-3 साल के बाद इसके पहले मरहले का आगाज और आज से ये आगाज होना, इसको ऑपोजिशन इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि जैसे ये इंतकामी कार्रवाई हो रही हो, तो ये आपको नहीं लगता कि ये पहले शुरू हो जाना चाहिए था? देखिए, जिन्होंने 3 दफा बारियां लेके इस अवाम से इंतकाम लिया, वो ये कहें कि अगर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो रही है और अगर कानून सब के लिए और अवाम के जो वसाइल हैं वो अवाम पे खर्च करने की बात हो रही है, तो उसको इंतकाम नहीं कहते, वो इंतकाम पसंदों से बदला लेना कहते हैं उसे। जिन्होंने अवाम से बदला लिया था, अवाम को लूटा, और अवाम की जो ये प्रॉपर्टीज अवाम की हैं, ये किसी हुकूमत की नहीं है, और ना ये हमारी किसी से जाती दुश्मनी और अनाद है। हम अवाम से किया गया जो वादा है उसको निभा रहे हैं, और ये एक प्रोसेस था, एकदम से ये नहीं हुआ है। एक प्रोसेस से पहले तो आपको पता है कि इन सरकारी जमीनों की जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी हमें, जो इनके साथ जुड़े हकायक चाहिए थे, कागजात चाहिए थे, फिर सबूत चाहिए थे, फिर कोई अफसरान की जो टीम है वो आपको पता है कि इनके जो दरबारी हवारी मुसलसल पंजाब में जो आप पूछते रहे, मीडिया पूछता रहा कि इतनी तेज रफ्तार तब्दीलियां क्यों कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह ये थी कि जिसको हम तैनात करते थे वो कहीं ना कहीं इसी नेटवर्क और माफिया का कोई ना कोई सरगना या कोई फर्द निकलता था, तो वो इनकी पुष्ट पनाहियां करने वाले लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की तब्दीली सरकार ने। फिरदौस साहिबा, ऑफ कोर्स कुछ उसमें सस्पेंड है, कुछ अंडर ट्रांसफर हैं, कुछ जो है वो इस वक्त इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। तो ये कोई भी चीज जो है खुद से अकेले तो नहीं होती, ये तो आप जब तक सरकारी अमला इंतजामिया उस गठजोड़ में शामिल ना हो, ये मुमकिन नहीं है।
सरकारी जो आप खजाने लुटाने का जो सिलसिला है वो सरकार के मिली भगत के बगैर हो नहीं सकता। तो जो सरकारी अफसरान और उस वक्त के कोई तहसीलदार, पटवारी या हुकूमत के साथ गठजोड़ में शामिल सीसीपीओ उमर शेख समेत भी हमारे रडार फिक्स है तमाम और लोगों को उन्हीं की पुष्टनाई हासिल थी। देखिए, ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि ये मैच फिक्स था, और जब मैच फिक्स होता है तो फिर वो खिलाड़ी भी अपनी मर्जी से लाए जाते हैं उस ग्राउंड में। तो इस ग्राउंड के अंदर ये सब कुछ करने के लिए आप नहीं देखती थी कि एक इशारे पे, एक उंगली के इशारे पे एक ऑफिसर को घर भेज दिया जाता था। साहिबा, आप ये कह रही हैं सीसीपीओ उमर शेख को उनको उन्हीं की पुष्टनाई हासिल थी जो कब्जा माफिया थे? देखिए, ये कब्जा माफिया तो आपने देख लिया कि उनका इस खानदान के साथ जो गठजोड़ है, आप जिस भी शोबे में जाएंगे, आप जखीरा अंदोज माफिया पे हाथ डालेंगे तो पीछे जो है वो हमजा शहबाज का नेटवर्क नजर आ रहा होगा। आप अगर मिलावट माफिया को कानून के ताबे लाएंगे तो शहबाज शरीफ का पीछे कहीं चेहरा नजर आ रहा होगा। आप अगर वहां पे इनका मुनाफाखोरों को, नाजायज मुनाफाखोरों को कानून के ताबे लाएंगे तो पीछे आपको इनकी PMLN की क़यादत खड़ी नजर आएगी। तो ये माफिया से कुछ भी कह लीजिए, साहब ने तैयार कर रखा है। सीसीपीओ उमर शेख समेत दीगर लोग भी शामिल थे, वो कार्रवाइयां नहीं कर रहे थे, रोक रहे थे। उमर शेख को नहीं, कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन देखना ये था कि जो हमारा इस हुकूमत का PTI की क़यादत की जो स्पीड है वो अगर 120 है या 130 की स्पीड पे हम जाना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही, तो 60 और 70 की स्पीड का जब गैप आएगा तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो तमाम पॉलिसीज जरा से क्लियर कर दीजिएगा प्लीज, गुजारिश है मेरी। स्पीड स्लो होती है सीसीपीओ उमर शेख जमीन वागुजार करने में रुकावट बन रहे थे, हाँ या नहीं फिरदौस साहिबा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से हम चाह रहे थे उस स्पीड से शायद वो नहीं चल रहे थे, स्पीड का गैप अच्छा था। सही, LDA के मुताबिक फिरदौस साहिबा 1500 केनाल सिर्फ उनकी जमीन है जिसे कब्जा माफिया से छुड़वाना है, बाकी महकमा माल की जमीन अलग है। सिर्फ मोहतरमा कितने फीसद लाहौर पर कब्जा माफिया मौजूद है इस वक्त? देखिए, बदकिस्मती से ये एक तकलीफ दे पहलू भी है और हैरान कुन पहलू भी है कि जहाँ जहाँ आपकी लाहौर की एक्सपेंशन हो रही है और आपके ग्रीन एरियाज जहाँ हरियाली उगती थी, आपकी फूड बास्केट आती थी, उसको ब्राउन में कन्वर्ट करके हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं और उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे जिस तरह की लूटमार हुई है उस हकीकत से आप भी आगाह हैं। अब जहाँ जहाँ हम जिस सोसाइटी के पीछे जा रहे हैं तो जब उसकी हकीकत हमारे सामने आ रही है तो वो सरकारी ज़मीन जो उसके इर्द गिर्द लगती है वो उसमें इंक्रोचमेंट हुई है। सियालकोट के अंदर भी ऐसी सोसाइटीज़, ख्वाजा आसफ साहब 62 केनाल के जो पब्लिक पार्क था उसको कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एनक्रोच करके उन्होंने अपनी बीवी और अपने बेटे के नाम पे वो मुंतकिल की और उसके बेनिफिशरी बने जो उनके ऊपर केस एंटी करप्शन का चल रहा है। इसी तरह वहाँ MP अरशद वडाई साहब ने केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में इरिगेशन की जमीन को इनक्रोच किया और वहाँ पे जो मट्टी थी दरिया के कटाव को रोकने के लिए उसको उठा के अपनी सोसाइटी में रास्ते और सड़कें बनाई और उनकी बेटी जिला नाज़म बन के अपने ही वालिद की सोसाइटी को उन्होंने खुद NOC भी दिया और तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। तो ये जो बंदर बांट थी और ये जो गठजोड़ था, इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जुर्म और कसूर ही ये है कि वो इस गठजोड़ को बेनकाब कर रहा है। वो इनको चोरों को जो इनके असल चेहरे हैं वो आवाम को दिखा रहे हैं और उनकी स्याहकारियां और काले करतूत जो है वो उजागर कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे हम बाज नहीं आएंगे क्योंकि इसका मैंडेट इस अवाम ने हमें दिया है। सही, फिरदौस साहिबा आप कह रही हैं कि मजीद कार्रवाइयां होंगी, ये मरहलावार कार्रवाइयों का आगाज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहतरमा आगे भी बढ़ जाती है, इंशाल्लाह ये अल्टीमेटली
कब्जा ग्रुपों से माफिया से निजात जो है वो इस हुकूमत का अव्वलीन फर्ज और तरजीह है। और आप देखेंगी कि किसी को भी इस हवाले से कोई राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने इन माफियाज को मलिया मेट करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब, अब जरा कुछ बात मैं चाह रही हूँ कि पीडीएम के हवाले से भी कर लूँ, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊँ। मुझे बताइए कि ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जस्टिस अजमत सईद की तकर्री का ऑपोजिशन ने मुस्तरद किया है। ऑपोजिशन से पार्लिमानी कमेटी या दीगर किसी ऑप्शन पर बात हो रही है क्या? देखिए, अपोजिशन को तो चूंकि शुरू से आदत है मैच फिक्स करके खेलने की, और जो इनके उस मैच फिक्सिंग में नहीं आता वो इन्हें बुरे लगने लग जाते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हूँ, चेयरमैन नैब हूँ, ये तैनातियाँ इन्होंने मुशावरत और हुकूमत के साथ मिल के की हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन ने। तो अब जब वो इनकी मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं है और वो नो बॉल को नो बॉल दे रहे हैं, तो अब वो इस बात पे हैं कि हमें जो है वो इससे पहले आंखें दूसरी तरफ कर लेता था अंपायर और हमें खुल के खेलने का मौका मिला हुआ था, तो अब कोई हमें अगर हम आउट हैं तो हमें आउट क्यों दे रहा है। तो ये एक बदकिस्मती इस हवाले से है कि चूंकि इन्हें पीडीएम को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो असल क्या चाह रहे हैं। अच्छा, और मेरी नजर के मुताबिक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है सिर्फ कि होगा कौन? शिबली फराज साहब ने कहा 3 मिनिस्टर्स होंगे, फिर फवाद चौधरी ने कहा कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन लोग होंगे। अभी तक डिसाइड हो गया है? देखिए, बात यह है कि इंक्वायरी कमेटी इस हवाले से हकायक इकट्ठा करना और फिर उन हकायक को प्रोब करके रिकमेंडेशन देना, दो अलग-अलग हमारी इश्यूज हैं। पहले पे जो 3 लोगों की कमेटी है वो तमाम उन हकायक का जायजा लेके वो करेगी, हुकूमत को पुट अप करेगी। फिर उसके बाद उन हकायक की रोशनी में अगला लाए अमल बनाना और रिकमेंडेशन देना और वे फॉरवर्ड बनाना, वो यकीनन एक सेपरेट असाइनमेंट और ड्यूटी होगी जो शेख अजमत साहब को दी गई है। तो ये जस्टिस कयूम साहब को, आपको पता है शहबाज शरीफ की मशहूर ज़माना टेप जिसमें वो कह रहे थे कि सजा दे, तो ये चाहते हैं कि ऐसा शख्स या फर्द या कोई ओहदेदार नामजद किया जाए जिसको ये डिक्टेट कर सके, जो कानून की बजाय इनकी तरफ देखे और कानून को मानने की बजाय इनकी बात को माने, वो ये चाहते हैं। तो ऐसा होगा। अच्छा फिरदौस साहबा, मैंने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ना है और वो लाहौर से मुतालिक एक सेगमेंट है, मुसलसल फॉलो अप इसका मैं कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप मौजूद हों और आप इस पर कमेंट जरूर करें। दिखा भी रही हूँ, साथ साथ आप देख भी लीजिएगा, फिर मैं आपसे इस पर बात करती हूँ। ग्रेजुएट आदमी हूँ, पढ़ा लिखा अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ। ये जो ईरान है, ये पाउडर बेच रहे हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी तबाह कर दी हुई है। खुला पी रहे हैं, बेच रहे हैं, इधर आके बेचते हैं, पुलिस वाले आते हैं 200 लेते हैं, चले जाते हैं। अकेडमी में भर्ती थी, मेरी फ्रेंड थी ये, वो करती थी नशा, उसने मुझे भी लगा दिया। जब मैं एडिक्ट हो गई उसके बाद वो मुझे कहती थी कि पैसे लेके आओ और फिर मिलेगा, तब से नशे पे लग गई हुई हूँ। 2 साल हो गए नशा करते हुए, मुझे छोड़ने का दिल भी करता है, नहीं छोड़ा जाता। नाज़रीन, अब सवाल तो मेरा ये हो गया है कि क्या बुज़दार सरकार भी लाहौरियों को जहर देने में मुलव्विस है? लगता है ऐसा। 4 दिन गुजरने के बावजूद मुनशियात फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मुस्लिम टाउन मोड़ पर आज भी खुलेआम मुनशियात बिक रही है। अब कमाल यह है कि मुस्लिम टाउन मोड़ के अतराफ 4 पुलिस स्टेशन हैं। इचरा पुलिस स्टेशन सिर्फ 12 मिनट के रास्ते पर है। गुलबर्ग पुलिस स्टेशन सिर्फ 7 मिनट के फासले पर है। मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन तो सिर्फ महज 5 मिनट के फासले पर है, और लाहौर पुलिस से ये 5 मिनट का फासला 4 दिन गुजर गए हैं, तय नहीं हो सका है। क्या इस काले धंधे को पुलिस के साथ साथ सरकार की सरपरस्ती भी हासिल है? पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत चीमा साहिबा ने वादा किया था मुझसे प्रोग्राम में कि इस खबर पर एक्शन होगा, लेकिन शायद हुकूमत बेबस है। सीएम साहब ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग और एक कमेटी तश्कील दी है, जो कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कन्वे हुआ है, और ये जितनी भी आपकी बातें रिपोर्ट हुई हैं, हम इसके ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेंगे, और जहाँ पे वाकई जो जिस एरिया के अंदर ये हो रहा है वहाँ पे जो कंसर्न पुलिस के जो थाना है या जिनकी ड्यूटीज है उनको भी बिल्कुल पूछगिछ की जाएगी। लॉकडाउन होने जा रहा है, बड़ा एक्सटेंसिव होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि लाहौर के अंदर मुंशियात की भी कोई प्लेस नहीं है। तो
नाज़रीन, अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको एक फुटेज जिससे तो साफ जाहिर है कि पुलिस मनुशियात का धंधा रोकना नहीं चाहती है, बल्कि क्रिमिनल्स को बाकायदा सिक्योरिटी फराम कर रही है। आगे आगे खवातीन चल रही हैं, पीछे पीछे पुलिस, और एक खातून नशा बांट रही हैं और दूसरी खातून पैसे बटोर रही हैं। इस वक्त शाहीन शहजादी मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हैं। शाहीद क्या कहती हैं, पुलिस क्यों 5 मिनट का ये रास्ता 4 रोज बाद भी तय नहीं हुआ है? मुसलसल हम दिखा रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसमें पुलिस की नाअहली, गफलत कहें, मजबूरी कहें कि इनको इनका हिस्सा मिलता है, सरपरस्ती कहें, ये कुछ भी कह लें, पुलिस इस धंधे को नहीं रोकना चाहती है क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद होती है। 4 पुलिस स्टेशन है, एक एफसी कॉलेज की चौकी वहां पर है, उसी एरिया को लगती है। लेकिन मजाल है कि पुलिस उनको आकर कुछ कहे, अगर आए तो दिखावे के लिए कि अगर देख लें वहां पर कोई कैमरा लगा है तो कोई पुलिस का एहलकार वहां पर आता है, थोड़ा सा हटा के एक जगह से दूसरी जगह कर देता है और बस यही सिलसिला चलता रहता है। खरीदार वही रहते हैं, बेचने वाले किरदार बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं है। खवातीन आके बेचती हैं, जो नशई हजरात है वो वहां पर डेरे डाले हुए हैं। और जो हमने 2 दिन पहले इस इशू को उठाया था, उसके बाद सिर्फ इतना हुआ था कि शहर को बैनर से भर दिया था, से नो टू ड्रग्स के जो बैनर्स थे वो लगा दिए थे। एंटी नारकोटिक्स के वाइस चेयरमैन जो थे उन्होंने एक छोटी सी रैली निकाली थी और मलबा जो डाला था वो पिछली हुकूमत पर और साथ में पुलिस पर डाला था। ये कहा था कि हाँ, हमें मालूम है कि पुलिस की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, पुलिस की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करें। 3 माह हो गए उनको भी आए हुए, पिछले 4 दिन से हम जो मुसलसल दिखा रहे हैं, तो अब ये मलबा किस पे डाला जाएगा? शाहीन, खैर मुझे ये बताइए जरा कि अभी तक कितनी अमवात हो चुकी हैं लाहौर में पिछले 1 साल में मनशियात इस्तेमाल करने की वजह से? जो यहाँ पर मंशियात की इस्दादे मुहिम के जो सरबराह हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पर लाहौर में 416 अमवात पिछले साल में हुई हैं और ये वो अफराद हैं जिनकी अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई है। लावारिस कह के इन अफराद को दफनाया गया है। उनका ये कहना है कि लाहौर में जो मुख्तलिफ चौक चौराहों में 10,000 से ज्यादा अफराद जो है वो नशा करते हैं और घरों में जो नशा करने वालों की तादाद है वो तकरीबन 4 लाख से जायद है। और ये लोग वहाँ पर मरते हैं, रुलते हैं, जो मर्जी करते हैं। पुलिस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शाहीन, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहिबा, क्या मजबूरी है ऐसी हुकूमत की? पिछले 4 दिन से इस इशू को टेकअप कर रही हूँ, ये फुटेजेस वहां से दिखा रही हूँ। 5-5 मिनट का रास्ता है, 10-10 मिनट का रास्ता है, पुलिस 4 दिन से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हुकूमती तर्जुमान आते हैं, वादे करके जाते हैं कि मंडे को आपको नजर आएगा, यहाँ पर कार्रवाई होगी। पुलिस बाकायदा एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह वहां पर लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, उन लोगों को जो मनशियात बेच रहे हैं। कार्रवाई कोई नहीं हो रही। फिरदौस साहिबा, देखिए, बात यह है कि एक है रोल पंजाब पुलिस का है, एक है रोल हमारी एंटी नारकोटिक फोर्स का। ये दोनों इदारे जब तक हम मांगी से एक दूसरे के एफर्ट्स को सप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी माशरती बुराई जो इस वक्त पूरी कौम के लिए चैलेंज बन गई है, इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई है जिसके अंदर बैठ के हमने ये तय किया है कि जो पुलिस नशइयों को पकड़ के लेके आती है थानों में और फिर उसमें हीरोइन के जो आदि अफराद है वो हीरोइन ना मिलने की वजह से उन थानों में मरते हैं और जिसकी वजह से वो हिचकिचाते हैं उनको गिरफ्तार करने से। और दूसरा अब जो है वो पहलू है कि अब उसकी सप्लाई लाइन को कैसे काटा जाए। और वो एंटी नारकोटिक फोर्स के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले मेरी पंजाब पुलिस की जो रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स हैं उस पर मीटिंग थी, तो ये इशू बड़ी तफसील से हमने डिबेट और डिस्कस किया था कि जिनको आप थानों में ले जाने से हिचकिचाते हैं उनको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाएं। लेकिन चूंकि पंजाब में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की तादाद थोड़ी है तो उसको हम बढ़ा रहे हैं और एंटी नारकोटिक फोर्स की मदद से हमारी कोशिश ये है कि लाहौर में तो रिहेबिलिटेशन कोई सेंटर है ही नहीं, कोई लाहौर में सरकारी सप्लाई लाइन को काटना है नहीं है। रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं लेकिन जितने उस नशई अफराद की तादाद ज्यादा है उस हिसाब से उन सेंटर्स की सरकारी हैं लेकिन उनकी तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और ये दोनों डिपार्टमेंट मिलके रिहेबिलिटेशन और ओवरऑल एक साइकोथेरेपी सेंटर के तौर पे, क्योंकि ये
80% इसमें नफ्सियाती मरीज हैं जी, और जो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं और यंगस्टर स्पेशली, तो फिरदौस साहिबा बिल्कुल ये एक बड़ी चेन है, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे ये चाहती हूँ, आप मुझे ये जरा बताइएगा, फिरदौस साहिबा आप मावन खुसूसी हैं वजीर आला की, आप मुझे जरा ये बताइए कि ये मुस्लिम टाउन मोड़ का जो ये वाकया मैं दिखा रही हूँ जहाँ पर ये खुलेआम ड्रग्स और खवातीन बेच रही हैं, 1 2 3 खवातीन वहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों को दे रही हैं, स्टूडेंट्स को दे रही हैं, आप ये इंश्योर कराती हैं कि ये कब तक खत्म हो जाएगा? यहाँ से ये जो अड्डा बन गया है, ये जो खरीदार यहाँ पर मौजूद हैं, बेचने वाले मौजूद हैं, आपके प्रोग्राम के खत्म होते ही मैं आईजी साहब से खुद कॉल करके उनको ये सारी तलख हक़ाइक़ शेयर करूंगी और आई एश्योर यू के जो आपने ये पब्लिक इंटरेस्ट का और इस कौम के मुस्तकबिल को बचाने का जहाद शुरू किया, उसमें मैं हिस्सा डालूंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अड्डा कबूल कीजिएगा मोहतरमा जो आपने अभी बात की, और हम इंतजार करेंगे कि वाकई ऐसा हो जो मुसर्रत चीमा साहिबा ने पहले वादा किया और अब आप एक स्टेटमेंट देकर जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में खौफ के साए वापस बढ़ रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी, अगवा इस वारदातों में इजाफा हो रहा है। सन 2020 में सिंध भर में अगवा की वारदातों में 150% इजाफा हुआ। पुलिस की नाकामी तो फिर आदाद शुमारी बता रहे हैं, लेकिन उन लाचार वालिदैन को कौन जवाब देगा कि जिनके प्यारे, जिनके बच्चे अगवा हो रहे हैं। औरंगी टाउन की परवीन बीबी से आपको मिलवा रही हूँ, जिनका बेटा असद 7 माह से लापता है और पुलिस मुबैना तौर पर उन्हीं मुल्जिमान से डील करने का मशवरा दे रही है। देखिए, शमा परवीन साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शमा साहिबा, क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। आप टीचिंग करती हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अच्छा जी। हुआ क्या, 4 बेटों में से एक बेटा आपका 13 साल का गायब हो गया, लापता हो गया या अगवा हो गया, हुआ क्या उसके साथ? देखिए, बच्चा घर से अकेले ही गया है, लेकिन जब तक उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई अगवा नहीं करेगा, बच्चा तो वापस आता है ना। सबके बच्चे घर से निकलते हैं, वापस आते हैं ना। मेरे बच्चे भी घर से निकलते वापस आते हैं। जब तक उसे कोई उठाएगा नहीं, रोकेगा नहीं अपने घर पे या अगवा नहीं करेगा, तो बच्चा तो वापस आ जाएगा ना। मेरा बच्चा अगवा हुआ है, मेरा बच्चा अगवा हुआ है, मेरा बच्चा अगवा किया गया है। कैसे अगवा हुआ, कहाँ गया था? कहीं भी नहीं, बस घर से लेकर स्टॉप तक गया था। स्टॉप के बाद से वो 15 मिनट के बाद हमने तलाश जारी की। 15 मिनट में बच्चा कहाँ चला जाएगा जब तक कि कोई किडनैप करके उसको गायब ना करे। हर जगह हमने तलाश किया, हमने एडी सेंटर ढूंढा, हमने हॉस्पिटल ढूंढा, सब कुछ, क्योंकि उन दिनों गर्मी शदीद थी। क्या पता बच्चा गिर गया, बेहोश हो गया, कोई हॉस्पिटल किसी ने पहुंचा। बहुत सारे ख्यालात जहन में आते हैं। हमने तमाम हॉस्पिटल्स देखे, एडी सेंटर देखे, सब कुछ देखा। जब से हम परेशान हैं। FIR हमने नामालूम अफराद के खिलाफ कटवाई थी, लेकिन फिर घर में गौर हौस के बाद ये नतीजा अखज़ किया और उसके अलावा शवाहिद भी मिले कि इन लोगों ने बच्चा किडनैप किया है। पुलिस को बताया, नाम दिया। हमारे मोहल्ले में रहते हैं। क्या आपने पुलिस को बताया? मैंने आपको बताया ना कि हाँ, मैंने पुलिस को बताया था। सही, मैंने पुलिस को बताया था नाम, और आपको मैंने बताया कि पुलिस ने 2 से 2.5 घंटे के बाद जो है उनके घर पे छापा मारा, जब तक वो घर छोड़ के भाग चुके थे। और घर में पूरा सामान इतना बेतरतीब था। मेरे भाई भी गए थे, मेरे बच्चे भी गए थे, मेरे शौहर भी गए थे, कि वो घर देख कर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कोई उजलत में घर जो है बिखेर के गया है। कभी उसने कंप्लेन की कि कोई इसको बाहर तंग कर रहा है? 13 साल तो उसकी उम्र थी जी। एक दफ़ा उसने अभी कंप्लेन की थी मई के महीने में, कि मैं बर्फ़ लेने के लिए गया था, तो दूध वाले की दुकान पे एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने मुझे एक पर्ची दी और कहा कि ये जो है सामने वाली गली में जो है, आप ये फ़ोन नंबर है, दे कर आओ। तो मेरा बच्चा हरासा हो गया, कहने लगा कि नहीं, मैं किसी के घर भी नहीं जाता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और फिर उसने उसको वहाँ से बर्फ़ नहीं लेने दिया, वो भागता हुआ घर आया। मैंने केस जब से AVCC में दिया, जावेद जलवानी साहब का
मैंने देखा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, 15-20 दिन तो उन्होंने मुझे, अभी हम आपका केस शुरू करेंगे, हम ये वाला केस नहीं लेते हैं, हम सिर्फ अगवा बराए तावान का केस लेते हैं, आईजी ने ये केस हम तक मुंतकिल क्यों कर दिया, इस तरह की बातें करके 1 महीना तो उन्होंने डिले किया। 1 महीने के बाद उन्होंने बोला ये लोग जमानत पर हैं, हम इनसे यूं ही पूछगछ कर सकते हैं। जो 10,000 की रकम मांगने के लिए आए थे, आप लोगों ने कोई छानबीन नहीं की ये कौन है? क्योंकि इस तरह की जब खबरें आती हैं तो बहुत सारे कौन किस्म के लोग भी आ जाते हैं जो बेवकूफ़ बनाने के लिए और चीटिंग करने के लिए आ जाते हैं। आप लोगों को कैसे इस बात का यकीन हो गया कि ये बच्चा इन्हीं के पास होगा? वो मैं तो ऑफिस में था, मेरे पास कॉल आई थी बहन की, संडे का दिन था और बहन की कॉल आई 4 बजे के वक्त के सुबह मेरे पास इस तरह से कॉल आया था और ये लोग अभी मेरे घर पे भी आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे 30,000 का भी रकम दे दें, मुझे ये पुलिस वाले को देना है। और मेरी सिस्टर के मोबाइल से उन्होंने बात भी किया, किसी पुलिस वाले से मेरी बहन से बात करवाई, मैडम मैं तो 2 दिन में बच्चे अपने बाइक पे बैठा के ले आऊँगा। तो मैंने बहन को फ़ोन पे ये कहा था कि आप 30,000 नहीं, आप 50,000 दें, लेकिन उनको कहें कि भाई ले आओ, मेरे से चेक ले लो, क्योंकि मेरे साथ मुख्तलिफ लोगों ने, कोई 7,000 कोई 5,000, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने पैसे लिया है लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। बहरहाल इन्होंने 10,000 का रकम दिया था, लेकिन फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म की, पुलिस आई, उनको अरेस्ट की, पुलिस पाकिस्तान बाज़ार थाना, वहाँ पे उन्होंने वो कह रहे नहीं ये जो अगवा ये जो है बहुत बड़ा हाथ है और ये है और वो है, इस तरह की बातें की उन्होंने। फिर उन्होंने SIO शिफ्ट कर दिया, SIO में जाके उन्होंने क्या बयान दिया वल्लाह आलम, लेकिन अब SIO वाले वहाँ पे शकील साहब होते हैं, उन्होंने मेरी बहन से कहा है कि मैडम ये जो है फ़्रॉड का केस है और मैं इसको फ़्रॉड चीटिंग के केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 क्लास लगा रहा हूँ और ये जब जाएगा जेल में, जेल कस्टडी होगी और ये रिहा हो जाएगा। ये बात आपको किसने कही कि आप इनके साथ बैठ के डील कर लें? ये मुझे जफ़र साहब, जावेद साहब ने कहा, जावेद जलवानी, जी जावेद जलवानी साहब ने AVCC से, मैं बार बार उनको फ़ोन करके पूछती रहती हूँ, वो कभी भी मुझे फ़ोन नहीं करते, मैं खुद फ़ोन करके पूछती हूँ कि सर क्या हुआ, आपने उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन, मैं आपको अनऑफिशियली ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप उनके साथ बैठ जाएं और बैठकर जो है ना मसालेहत के अंदाज में बात कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा और जो वो कहें वो बात मान लीजिए उनकी। आपका बच्चा किसी होटल में बैठा हुआ मिल जाएगा, मैं 2-4-5 घंटे में बयान लेके आपके हवाले कर दूंगा। फिर फ़ोन किया, मैंने कहा जावेद साहब मैं हर चीज़ के लिए राज़ी हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं हर चीज़ के लिए राज़ी हूँ, जो वो बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो वो आपसे चाह क्या रहे हैं? नहीं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वो लोग नहीं मान रहे, वो लोग आपके साथ नहीं बैठना चाहते। तो आपसे पहले आपके साथ वो, उनको ख्वाहिश क्या है, करना क्या चाहते हैं वो? यही तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना। मैंने हर तरह से, मैंने काउंसलर के ज़रिए उन तक बात पहुँचाई, हर किसी के ज़रिए उन तक बात पहुँचाई कि आप बैठ जाएँ, मसालेहत कर लें, बैठ के बात कर लें, जो भी है। मुझे, क्योंकि देखें औलाद से बढ़ के कुछ नहीं है, ज़मीन जायदाद पैसा कोई चीज़ नहीं। मुझे यकीन है कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही होगी मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा, मेरा बच्चा जिंदा सलामत है। मैं आपके तवस्सुत से, समा टीवी के तवस्सुत से मैं अपील करती हूँ वज़ीर आज़म से, बिलावल साहब से, आर्मी चीफ से कि मेरा बच्चा बाजियाब कराने में मेरी मदद करें। इस मसले की तफ्तीश के लिए मैं आर्मी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो मेरे मसले को देखें और मेरी मदद करें। मेरा बच्चा जिंदा सलामत है, मुझे ज़रूर मिल जाएगा। जावेद जलवानी साहब मेरे आए हुए, अगर वज़ीर आला सिंध उनको बोलेंगे तो वो मेरे केस में दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनकी मेरे केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मीडिया में बैठकर बोल रही हूँ कि जलवानी साहब को जब भी मैं फ़ोन करती हूँ वो कहते हैं अभी मैं बहुत इम्पॉर्टेंट केस देख रहा हूँ, अभी मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पर हूँ या मैं हाई कोर्ट पर हूँ। वो मुझसे बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। अगर वज़ीर आला सिंध उनको बोलेंगे तो वो शायद मेरे केस को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ा तकलीफ़ का आलम है एक माँ के लिए कि जिसका बच्चा पिछले 7 महीने से घर से गायब है, अगवा हो गया है, किस हालत में है, खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हो गया है। इस माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो लोग जिन्हें हम मुहाफ़िज़ कहते हैं,
जिन्हें हम रखवाले कहते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आवाम के गम को समझे, आवाम के दर्द को समझे, उनके मसले को हल करें, वो पुलिस यहाँ पर ताउन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और नाज़रीन, इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये भी है कि खातून जो इंकशाफात कर रही हैं कि अगर पुलिस वाले ही इनसे कह रहे हैं कि उन लोगों के साथ कि जिनके पास इनके मुताबिक उनके बच्चों को अगवा किया गया है, अगर वहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों के साथ डील करने के लिए पुलिस ही कह रही है, तो ये भी बहुत तशवीश की बात है। इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका नोटिस ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।